हर साल हजारों लोग हाईली सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मिसिंग हो जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के नेशनल पार्क्स और जंगलों में। कुछ तो मिस्ट्री है उस जंगल में। फॉर्मर पुलिस डिटेक्टिव डेविड पॉलाइट्स ने ऐसे 1000 केसेस पे रिसर्च किया और उनकी बुक मिसिंग 411 में उन्होंने उन सब केसेस के बारे में मेंशन किया है जो काफी मिस्टीरियस और स्ट्रेंज है। उन्हीं केसेस में से एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। दिसंबर 1961, पोर्टलैंड, ओरेगन, यूएसए। वहाँ के रहने वाले जेम्स मैकॉर्मिक सीनियर एक फायर इंस्पेक्टर थे बाय प्रोफेशन। नौकरी से उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी लिए थे और घर पे बैठे बैठे जब बोर हो रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनके 16 साल के बेटे जेम्स मैकॉर्मिक जूनियर के साथ कहीं घूमने जाएंगे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हंटिंग पे चलते हैं। 4 दिसंबर उनके हंटिंग डॉग को साथ लेके वो दोनों लार्च माउंटेन की तरफ गए। लार्च माउंटेन शहर से सिर्फ 30 माइल की दूरी पे है, लेकिन ये जगह काफी वाइल्ड और डेंजरस है। लार्च माउंटेन पे पहुंच के वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। कार से उतर के उन्होंने हंटिंग का सारा सामान लिया और जंगल की तरफ चलने लगे। वेदर फोरकास्टर के अनुसार उस दिन काफी ठंड होने वाली थी और लाइट स्नोफॉल भी। उन दोनों ने रात को जंगल में रुकने के लिए कोई सामान नहीं लाए थे, क्योंकि प्लान था सिर्फ एक दिन का और वो भी डे टाइम का। रात को घर वापस जाना था। जंगल और पहाड़ के बीच कुछ घंटे चलने के बाद उन दोनों ने नोटिस किया कि टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरने लगा और फिर बारिश भी शुरू हो गई। कुछ ही टाइम के अंदर स्नोफॉल स्टार्टेड। उन दोनों ने डिसाइड किया कि उनके सारे सामान भीग गए और जल्दी अंधेरा भी होने वाली है, तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। किसी और दिन वो दोबारा आएंगे। लेकिन इतना जल्दी स्नोफॉल शुरू हुआ। उन लोगों ने जब वापस कार की तरफ आ रहे थे तब चारों तरफ बर्फ और आसपास के सब कुछ काफी अलग लग रहे थे। उनके पास कोई जीपीएस नहीं था। वो एक मैप और कॉम्पस यूज कर रहे थे। वो लोग श्योर नहीं थे कि वो सही रास्ते पे चल रहे थे या नहीं। कुछ घंटे तक उसी डायरेक्शन पे जहाँ उनकी कार पार्क है चलने के बाद भी उन्हें सड़क नहीं दिखा। वो लोग समझ चुके थे कि उन्होंने रास्ता खो दिया। बहुत तेजी से स्नोफॉल हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा हो गया था, तो उन्होंने वहीं पे रात बिताने का प्लान बनाया। कैंप सेट करके किसी तरह से रात गुजारने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग कार को ढूंढ लेंगे। लेकिन उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं था जंगल में रात गुजारने की। कोई टेंट या कैंपिंग के सामान कुछ भी नहीं। इस सिचुएशन में उनको किसी पेड़ पे चढ़ जाना चाहिए था ताकि वाइल्ड एनिमल अटैक से बच पाए। जेम्स सीनियर और जूनियर किसी तरह से उस रात पेड़ पे गुजारे। पूरी रात वो दोनों सो नहीं पाए एंड दैट वाज अ मिजरेबल नाइट। रात भर बारिश और स्नोफॉल हुई। फाइनली नेक्स्ट डे सुबह हो गई। उन्हें अपना कार ढूंढ के घर वापस जाना था। वो दोनों पेड़ से उतरे और उसी डायरेक्शन पे चलने लगे जो उन्हें लगा उनके कार की तरफ है। कई घंटों तक वो दोनों इस होप से चल रहे थे कि उन्हें रोड और उनकी कार दिख जाएगी, लेकिन वो दोनों एक्चुअली जंगल में खो गए थे। वो लोग वहीं पे पहुंच गए जहां वो पिछले दिन थे। फिर से चलना शुरू किया और अब वो शायद रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। जेम्स सीनियर ने मैप निकाला, आसपास देख के फिगर आउट करने की कोशिश की वो लोग कहाँ है। उनके टीनेजर बेटा जो काफी स्ट्रॉन्ग है वो अब बोलने लगा कि वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वो बैठ गया। जेम्स सीनियर को लगा शायद लास्ट नाइट की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है, जो काफी नॉर्मल है, और वो शायद टायर्ड भी। उनके पास गर्म कपड़े, खाना और पीने के लिए पानी तो था। जेम्स सीनियर को लगा कि अगर कुछ देर वो रेस्ट कर लेगा तो बेटर फील करेगा। थोड़ी देर बाद भी उनके बेटे की हालत ठीक होने की जगह और बिगड़ गई। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब जेम्स सीनियर सीरियसली कंसर्न्ड थे। स्नोफॉल रुक नहीं रही थी। वो लोग अभी भी अपने कार के पास नहीं पहुंच पाए थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। उन्हें लगने लगा कि शायद वो रात भी उन्हें जंगल में ही बितानी पड़ेगी। उनके खाने और पीने के पानी भी खत्म होने वाली थी। कपड़े भी गीले हो गए और टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग कोल्ड। उनके पास कोई टेंट नहीं था। उनके बेटे की तबीयत भी बिगड़ने लगे। वो लोग अभी जहाँ है वहाँ आसपास कोई पेड़ या शेल्टर कुछ भी नहीं। जेम्स सीनियर ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को कंधे पे उठा के आगे चलना शुरू करेंगे। वो एक फायरमैन है तो उनकी बॉडी काफी फिट था। बेटे को कंधों पे लेके उन्होंने आगे 3 घंटों तक चले, लेकिन मेन रोड के आसपास भी नहीं पहुँचे। ना ही आसपास कोई लोग दिखे। अंधेरा हो चुका था।
पेड़ के पास उन्होंने अपनी बेटे को बिठाया और एक रात उन्हें बिताना होगा। जेम्स सीनियर ने अपना बेटे को पेड़ के ऊपर चढ़ने में मदद किया और उसी वक्त उन दोनों ने नोटिस किया कि 100 फीट दूर एक ब्राइट लाइट, ऐसा लगा वो किसी कार का हेडलाइट है। जेम्स सीनियर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि शायद वहाँ पास में ही एक रोड है जो उन लोगों ने मिस कर दिया, वहाँ कोई गाड़ी पार्क्ड है। जेम्स सीनियर उस कार की तरफ जाके उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है और वो लोग कैसे स्टक हो गए। बेटे को वही बैठने के लिए कहा और जेम्स सीनियर उस हेडलाइट की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन वो जितना तेजी से भाग रहे थे वो लाइट उतनी ही तेजी से उनसे दूर जा रही थी। क्या है वो असल में, क्यों वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं? धीरे धीरे वो लाइट जंगल में गायब हो गई। आसपास देखा जेम्स सीनियर, कोई रोड नहीं, जंगल के बीचों बीच खड़े थे वो। क्या था वो लाइट्स? क्या उन्होंने हेलुसिनेट किया? क्या हो रहा है उनके साथ? अब वो भागने लगे अपने बेटे के पास। वापस आके उन्होंने देखा उनके डॉग वहीं पे था, लेकिन उनके बेटे मिसिंग। उनके बेटा क्यों उनसे झूठ बोलेगा, वो तो चल भी नहीं पा रहा था। स्नो के ऊपर उन्हें फुटप्रिंट दिखा, बेटे का बैकपैक वहीं पे था। फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए वो अपने बेटे के नाम पुकारने लगे। उन्हें लगा कि वो फुटप्रिंट उसके बेटे के ही होने चाहिए क्योंकि आसपास और कोई नहीं था। 30 मिनट तक फुटप्रिंट को फॉलो करने के बाद अब फुटप्रिंट्स भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहे थे बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल। बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो गए थे जेम्स सीनियर। उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि उनके बेटे कहाँ है, वो लाइट्स असल में क्या था। अगले दिन जेम्स सीनियर को चलते चलते वो रोड मिल गई जहाँ उन्होंने कार पार्क किया था। उन्हें लगा जैसे कोई मिरेकल हो गया, कोई होप नहीं बचा था। उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि उनकी बेटे के साथ क्या हुआ। इमीडिएटली पुलिस के सर्च टीम उस पूरे इलाके में खोजना शुरू किया। जेम्स भी उनके साथ गए। वो राफली उस एरिया को लोकेट किया जहां उनका बेटा उनका इंतजार कर रहा था। उस इलाके को जब सर्च किया गया तब मिला जेम्स जूनियर के बूट्स, शॉक्स, लेकिन जेम्स जूनियर कहीं भी नहीं। उसके बूट जहां मिला था वहां से 1000 फीट दूर चट्टान के नीचे मिला जेम्स जूनियर। वो मर चुका था। पहले सबको लगा कि चट्टान से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई थी, लेकिन ऑटोप्सी से पता चला कि गिरने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई। इसका मतलब वो पैदल चल के चट्टान से उतरा था। कैसे अचानक वो चल पाया? जब वो चल पाया तो वो अपने डैड के पास क्यों नहीं गया? क्यों वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया? क्यों उसने अपना जूते उतारे? जंगल के बीच वो हेडलाइट्स असल में क्या था? सवाल बहुत सारे और जवाब आज तक नहीं मिले।